स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया में। इस वर्ष इलाहाबाद संधि को 240 वर्ष पूरे हो रहे हैं। एक संधि जिसने भारत के भविष्य की दिशा ही बदल दी। एक साधारण व्यापारिक कंपनी से शुरू होकर ईस्ट इंडिया कंपनी इतिहास की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से एक बन गई, जो न केवल व्यापार करती थी बल्कि सेनाएं चलाती थी, कर वसूलती थी और करोड़ों लोगों पर शासन करती थी। आइए जानते हैं कि यह रूपांतरण कैसे हुआ। व्यापार से सत्ता तक की यात्रा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में रानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर से हुई थी। उसका लक्ष्य सीधा था, मसालों के लाभदायक व्यापार में प्रवेश करना। शुरू में उसके पास शासन करने की कोई इच्छा नहीं थी। उसके जहाज चांदी लेकर पूर्व की ओर जाते और मिर्च, रेशम और कपड़ा लेकर लौटते। उसके आरंभिक केंद्र सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता केवल सुरक्षित गोदाम थे, जो स्थानीय शासकों की अनुमति पर आधारित थे। एक शताब्दी से अधिक समय तक कंपनी भारत के समृद्ध व्यापारिक नेटवर्क में एक अतिथि के रूप में रही। लेकिन 18वीं शताब्दी में सब कुछ बदल गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन बिखर गया। भारत छोटे छोटे राज्यों में बांट गया। कंपनी ने इस अवसर का लाभ उठाया। ताज पहनने की बजाय उसने समझौते, सैन्य गठबंधन और अनुशासित सिपाही सेना के सहारे अपनी पकड़ बनानी शुरू की। यूरोप की लड़ाइयां भारत तक आ पहुंची। कर्नाटिक युद्धों में अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच संघर्ष हुआ, जिससे यह सिद्ध हुआ कि छोटी लेकिन अनुशासित यूरोपीय सेनाएं विशाल भारतीय सेनाओं को हरा सकती हैं। कंपनी ने एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा। भारत की आपसी फूट को लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 1756 में प्लासी का युद्ध इस परिवर्तन की चरम सीमा था। रॉबर्ट क्लाइव ने केवल 3000 सैनिकों के साथ बंगाल के नवाब की 50,000 की सेना का सामना किया। नतीजा, गुप्त संधियों और विश्वासघात से जीत। मीर जाफर ने नवाब को धोखा दिया और कई हिंदू व्यापारी व साहूकार मुगल सुरक्षा छोड़कर कंपनी की ओर झुक गए। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह वह क्षण था जब एक व्यापारिक कंपनी एक शासक में बदल गई। 7 वर्ष बाद बक्सर की लड़ाई में कंपनी को 3 शक्तियों का सामना करना पड़ा। मुगल सम्राट शाह आलम, द्वितीय अवध के नवाब और हटा दिए गए बंगाल के नवाब। कंपनी की अनुशासित सेना और तोपखाने ने इन सभी को परास्त कर दिया। यह प्लासी से भी अधिक निर्णायक था। इससे यह स्पष्ट हुआ कि कंपनी केवल व्यापार नहीं बल्कि संप्रभुता भी छीन सकती है। बंगाल से कंपनी को असली धन प्राप्त हुआ, कर संग्रह करने का अधिकार। 1765 में दीवानी अधिकार मिलने के बाद कंपनी बंगाल, बिहार और ओडिशा में कर वसूलने लगी। हर साल लगभग 30 लाख पाउंड की आय ने कंपनी को ब्रिटेन से स्वतंत्र बना दिया। जहां अन्य राजा युद्धों में खजाने खाली कर देते थे, कंपनी हर युद्ध के साथ और धनी होती गई। एक प्रदेश की आय से अगला युद्ध लड़ा जाता। यह मॉडल लाभ से साम्राज्य विस्तार इतिहास में अद्वितीय था। अन्य यूरोपीय शक्तियां इसकी बराबरी नहीं कर सकी। डच केवल मसालों पर टिके रहे। फ्रांसीसी कर्नाटिक युद्ध हार गए। पुर्तगाली केवल समुद्र तटों तक सीमित रह गए। जहां अन्य केवल व्यापार देखते थे, वहां अंग्रेज कंपनी ने सत्ता देखी और उसे प्राप्त करने का साधन भी। इस कहानी को और असाधारण बनाता है कंपनी का चरित्र। यह कोई राज्य नहीं थी, बल्कि एक साझा पूंजी वाली निजी कंपनी थी। फैसले किसी राजा के दरबार से नहीं, लंदन के निदेशकों द्वारा लिए जाते थे। लाभ आम जनता के लिए नहीं, बल्कि शेयरधारकों के लिए होता था। भारतीयों के लिए इसका अर्थ था, शासन का उद्देश्य जनकल्याण नहीं, बल्कि मुनाफा था। 1770 तक कुछ व्यापारी संप्रभु शासक बन चुके थे। कंपनी के पास अनुशासित सेनाएं, विशाल कर राजस्व और सामाजिक प्रभाव था। उसकी जीत संख्याओं से नहीं, बल्कि चालाकी, गठबंधनों और भारत की आंतरिक कमजोरी से हुई थी। यह परिवर्तन व्यापार से शासन तक 2 सदियों की औपनिवेशिक सत्ता की नींव बन गया। यह उस अद्वितीय कहानी की शुरुआत थी जहां एक राजा नहीं, बल्कि एक कंपनी ने एक महान सभ्यता को जीत लिया।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और विस्तार से पढ़ें hinduinfopedia.org पर।